हेलो भाई लोग, आज हम बात करेंगे लुकिज्म के चैप्टर नंबर 579 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था स्वॉर्ड्समैन वर्सेस स्वॉर्ड्समैन फाइट स्टार्ट होने वाली थी, यानी कि जून गोकिम और पेचॉन जो की। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ सालों पहले का सीन, जहाँ पे जून गोकिम फर्स्ट जनरेशन के कुछ सर्कल्स के बंदों को मार के उनके ऊपर बैठ रखा होता है और लाल बालों वाला जैक्योन उसके पास एक डब्बा लेके आता है और कहता है, तुमसे मिलके अच्छा लगा। भले ही तुम हमारी जनरेशन के नहीं हो, लेकिन मैंने सुना है तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो। गोकिम, जितना मैं जानता हूँ जिन लोगों को तुमने मारा है ये काफी ज्यादा स्किल्ड सर्कल के बंदे थे। मैंने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि ये तुमसे इतनी आसानी से हार जाएंगे, और ना ही मैंने ये सोचा था जिस मॉन्स्टर के बारे में कहा जाता है वो सच है। मेरा नाम जैक्योना है, मैं एंचॉन सर्कल स्पीड का सक्सेसर हूँ और मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। गोकिम, क्या तुम अपनी ताकत स्पीड को दोगे? जैक्योना यहाँ पे जो डब्बा लेके आया है वो गो के लिए किसी घूस की तरह लेके आया है, लेकिन गो इसके हाथ में रैपट मार के डब्बा नीचे गिरा देता है और डब्बे के अंदर से गिरते हैं कुछ पैकेट रामेन्स के। इन पैकेट्स को देख के जून गोकिम कहता है, देखा, मुझे पता था। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं कि इससे पैसों की स्मेल नहीं आ रही थी। ओए लाल बाल वाले, मुझे लगता है तूने मेरे बारे में अब तक सब कुछ नहीं सुना। बात ऐसी है, अगर तुझे मेरी मदद चाहिए तो जाके रोकड़ा लेके आ। अबे ये 10 रुपए वाली रामेन के लिए तेरी मदद कौन करेगा वैसे? लेकिन तूने अभी भी कहा मैं बहुत ज्यादा फेमस हूँ, ये बड़ी अच्छी बात कही। इसका मतलब ये है कि अब मुझे और ज्यादा कस्टमर्स मिलेंगे। गो ने जैक्योना की तरफ अपनी पीठ कर ली होती है और यहाँ से जा रहा होता है। इतने में ही जैक्योना कहता है, पैसों से भी ज्यादा कुछ कीमती कैसा रहेगा तुम्हारे लिए? क्या? जैक्योना अपनी जैकेट उतार के गो की तरफ करता है और कहता है, मैं एंचॉन की बात कर रहा हूँ, ये कोई मामूली जैकेट नहीं है। ये जैकेट खुद एंचॉन को दर्शाती है। एंचॉन के रिप्रेजेंटेटिव इसको पहना करते थे। मैं उन्हें बहुत ज्यादा मानता था, उन्होंने ये जैकेट मुझे दी और अब मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। इसे ऐसा समझ लो जैसे मैं इसे गिरवी रख रहा हूँ ताकि किसी दिन तुम मेरी मदद करो। ऐसे में एंचॉन तुम्हारा कर्जदार बन जाएगा। तुम्हें नहीं लगता ये डील काफी ज्यादा अच्छी है? एक ऐसी जैकेट जो एंचॉन को दर्शाती है, ये कोई बुरी डील नहीं है। अबे मैंने तुझे कहा पैसा लेके आ, कपड़े नहीं। लेकिन इस वक्त गो ने वो जैकेट जैक्योना से ले ली थी और प्रेजेंट मोमेंट में गो जब जैक्योना के सामने खड़ा है तो जैक्योना अपने मन में कहता है, मुझे लगा था गोकिम ने हमसे जैकेट ले ली और हमें धोखा देके चला गया। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था ये मदद करने सच में आएगा। साथ में गोकिम और पेचॉन जो आमने सामने खड़े होते हैं। पेचॉन गो को कहता है, तूने कहा तो इस तलवार का मालिक है, आखिर तू ये क्या बोल रहा है? सारे के सारे होरैंग पहले ही मर चुके हैं, तो उनमें से एक नहीं हो सकता। और यार यहाँ पे एक कोपचे में लिख के ये भी बताया गया है कि होरैंग एक एलीट वॉरियर ग्रुप हुआ करता था जिसमें कुछ जवान लोग शामिल थे एंशिएंट किंगडम ऑफ कोरियन पेनिनसुला में। तो खैर पेचॉन गो को बोल रहा होता है, तू कोई होरैंग नहीं हो सकता क्योंकि वो सारे पहले ही मर चुके हैं। गो बीच में ही इसकी बात काटता है और अपने निंटेंडो स्विच को देखते हुए या फिर कहे कंट्रोलर को देखते हुए कहता है, बुड्ढे ज्यादा बकवास मत कर जब तुझे कुछ पता नहीं। देख आजकल मेरा मूड पहले ही बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए क्या तू वो तलवार चुपचाप से मुझे देके यहाँ से निकल नहीं सकता? लेकिन इतने में ही पेचॉन गो के कंट्रोलर को गोली की रफ्तार से बीच से काट देता है और कहता है, तेरे बोलने से तो ऐसा लगता है जैसे तुझे ऐसा लगता है कि तू महान मुझको हरा सकता है। गो कटे हुए कंट्रोलर को पेचॉन के पेट के पास ले जाके कहता है, ठीक है, एक बार पूरा हुआ, ये तेरी पहली चेतावनी है। लेकिन पेचॉन गो के ऊपर तलवार से हमले करना स्टार्ट कर देता है, जिससे पहले तो गो नीचे झुक के बसता है, उसके अगले हमले से वो जंप करके उसको डॉज करता है और इन हमलों को मारते हुए पेचॉन बोल रहा होता है, ये क्यूट है, मुझ जैसे महान इंसान के सामने तू ऐसे रिलैक्स होके खड़ा है, तू सच में क्यूट है बच्चे। और गो जैसे ही जंप करके इससे बचा होता है, इतने में ही पेचॉन उसके पीछे आ जाता है और गो के बस तलवार पड़ने ही वाली होती है। ये देख के डैनियल चिल्ला के कहता है, नहीं मिस्टर गोकिम। लेकिन गो ने अचानक से ही वो साइकिल उठा ली थी जिसमें डैनियल और वो यहाँ पे आए थे और होरैंग शॉट से इस साइकिल के 2 टुकड़े हो चुके होते हैं। गो घुमा के इनमें से एक टुकड़े को पेचॉन के मार के उसको पीछे कर देता है और दूसरा साइकिल का टुकड़ा जब पेचॉन के पड़ता है तो पेचॉन उसको तलवार से रोक देता है और कहता है, जैसा मैंने सोचा था तू मेरी तलवार के रास्ते को पढ़ रहा है, इसका मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं था। पेचॉन गो के एक तलवार मारता है जिससे बचने के लिए गो पीछे होता है और पेचॉन को अपनी आंखों के सामने दिखाई देती है साइकिल की चेन, जो कि पेचॉन के मुंह पे बस पड़ने ही वाली थी, लेकिन पेचॉन पीछे हट जाता है। पेचॉन भी हल्का सा हैरान होता है कि इसके हाथ में बाईसाइकिल की चेन कब आई, लेकिन गो ने इस चेन से सोनिक स्पीड के साथ काफी सारे हमले कर दिए होते हैं पेचॉन के ऊपर और कहता है, तुझे पता है चाबुक सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसे इंसान सोनिक स्पीड के साथ चला सकता है। और जब पेचॉन के ऊपर इतने सारे हमले हो रहे होते हैं
है तो वो अपनी तलवार बीच में लाके इन दोनों चीजों के हमलों को क्लैश करवा देता है और तलवार से जानलेवा हमला करते हुए गो को कहता है, उस कबाड़े के साथ तू मुझसे नहीं जीत सकता। गो साइकिल के टायर से इसकी तलवार की डायरेक्शन बदल देता है और पेचोन जैसे ही दोबारा तलवार मारता है गो के ऊपर तो वो दोबारा से साइकिल के एक पार्ट को बीच में ला जाता है और काफी सारी चेन्स चला देता है इसके ऊपर। वैसे चेन तो सिर्फ एक होती है लेकिन चल बहुत सारी बार रही होती है, इसलिए पेचोन उसे बहुत सारे टुकड़ों में काट देता है और बहुत ही स्पीड में गो के शरीर में भी एक कट मार के उसके आगे आ जाता है। गो के कंधे से लेके कमर तक काफी लंबा कट लगा होता है लेकिन उसके बावजूद भी उसके चेहरे में कोई रिएक्शन नहीं होता और पेचोन कहता है, देखा मैंने कहा था ना, अब ये सब कुछ अलग होगा। तुझे अगर लड़ना है तो अपनी जान बचाने के लिए लड़ना होगा, नहीं तो मुझ जैसे राजा के लिए तू सिर्फ एक बलिदान बन के रह जाएगा। वो अपनी फर्स्ट शॉट टेक्निक मून लाइट के स्टांस में खड़ा हो जाता है और कहता है, दूसरा मौका, ये तेरी दूसरी चेतावनी है, और एकदम गोली की रफ्तार से पेचोन के ऊपर हमला करता है जिसे पेचोन अपनी तलवार से रोक देता है। इसके बाद गो इस्तेमाल करता है सेकंड शॉट न्यू मून का, जिससे वो दो लोहे के डंडों के साथ पेचोन के ऊपर काफी सारे हमले कर देता है। इसके बाद गो इस्तेमाल करता है क्रेसेंट मून थर्ड शॉट का, जिससे उसके हमले और ज्यादा खतरनाक हो चुके होते हैं। उसके रास्ते में जो कुछ आ रहा होता है सब कुछ कट रहा होता है। जेक लोग भी ये देख के हैरान होते हैं और डैनियल के तो पसीने ही छूट चुके होते हैं और अपने मन में कहता है, क्या इस तरीके का कुछ करना मुमकिन है? और इसके बावजूद भी उसको कुछ नहीं हुआ। कमाल की बात है पेचोन ने सारे के सारे हमलों को ब्लॉक कर दिया होता है और कहता है, कितनी शर्मनाक बात है, क्या तुझे बस इतना ही आता है? मैंने तुझे कहा था अपनी जान बचाने के लिए लड़, और तू बस इतना ही कर सकता है। अब पेचोन तैयार होता है अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ को मिलाने के लिए और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ गो के ऊपर एक और खतरनाक सा कट मार देता है और कहता है, मैं गलत था, तू कोई मास्टर नहीं है, तेरे हमले काफी ज्यादा हल्के हैं, वो खाली हैं और बिना सोचे समझे करे हुए हैं, अंदर से तेरी तलवारबाजी पूरी तरह से खाली है। अभी गो के शरीर में पेचोन ने लगातार 4 तलवार से कट्स मारे होते हैं जो कि काफी खतरनाक होते हैं और इन चारों के नाम कुछ ऐसे होते हैं, स्टिल फॉल, क्रॉच डिफेंस, डेवोरिंग स्लैश और लास्ट में डार्क क्रोकोडाइल पियर्स। ये हमले इतने खतरनाक हैं कि किसी को भी निपटाने के लिए काफी है और गो भी अभी अपने घुटनों में आ चुका होता है। इसके बाद पेचोन जून गो किम को कहता है, एक महान नेशन के सामने अपने घुटने झुकाना ये कोई शर्म की बात नहीं है। अगर तुझे अब भी इस चीज का एहसास नहीं हुआ है तो तेरे लिए मैं बोल देता हूँ, तू कमजोर है। और पूरी लुकिसम मानव में आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई जून गो किम को कमजोर बोल रहा है और गो अभी जिस कंडीशन में है वो बहुत ज्यादा रेयर है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं एक पास्ट का सीन जहाँ पे गो आराम से बैठ के गेम खेल रहा था। जेम्स ली भी उसके पीछे ही खड़ा होता है और कहता है, गो किम और उसके खुफिया दोस्तों का अड्डा ये सच में काफी ज्यादा दिलचस्प है। मैं तेरी पसंद को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन अगर गील्डे किम भी यहाँ पे होता तो और ज्यादा अच्छा होता। लेकिन तुम दोनों की आपस में इतनी कुछ खास बनती नहीं। मैंने सही कहा ना जेम्स ली? तू बस मेरे सवालों का जवाब, तू मुझसे कुछ भी पूछ सकता है जून गो किम। तो मुझे बता, गील्डे किम ही क्यों? तुझे नहीं लगता कि मैं अंडरवर्ल्ड का उससे अच्छा किंग बन सकता हूँ? या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने चार्ल्स चोई को धोखा दिया? जेम्स गो के बिल्कुल पास आता है और पीछे से कहता है, मिस्टर जून गो किम, तुम कमजोर हो, तुम्हें याद है ना? वैसे भी अंडरवर्ल्ड का किंग कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो हर वक्त पैसे गिनता रहे। चाहे कुछ भी हो, अंत में उसे अपनी ताकत का इस्तेमाल करना ही होगा। यार जो भी हो, तो गन यामाजाकी से भी फाइट में हार चुका है, वो भी तब जब वो थका हुआ था, ना कि उसकी पूरी ताकत के साथ। अगर मुझे किसी को अंडरवर्ल्ड का किंग बनाना होता और वो गील्डे किम ना होता तो ऐसे में मैं गन को जेल से बाहर लेके आता। मतलब यार सच में आज के चैप्टर में गो को कुछ ज्यादा ही कम समझा जा रहा है, लेकिन मुझे भी अंदर से फील आ चुका है और आपको भी आ चुका होगा। ये तूफान से आने की पहले की शांति है। प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं गो के शरीर में काफी बढ़िया करके कट्स पड़ चुके होते हैं और वो पेचोन को कहता है, अब पूरे 3 हो चुके हैं, ये तेरी आखिरी चेतावनी है। बुढ़े, तू चाहता है मैं तुझे कुछ दिलचस्प बताऊं? कोई ऐसा जिसे मैं सही मायनों में अपना टीचर नहीं कह सकता, उसने मुझे कहा था मूनलाइट स्वॉर्ड स्टाइल की सिर्फ 4 फॉर्म्स होती हैं, क्योंकि चौथी फॉर्म के बाद तलवार के रास्ते आपस में टकरा जाते हैं और कोई भी मास्टर तलवार के फ्लो को तोड़े बिना 5th फॉर्म को नहीं बना सकता। लेकिन मुझे समझ नहीं आया वो लोग इतनी आसान सी चीज को क्यों नहीं कर सकते। डैनियल, जैग्योना लोग चुपचाप से हैरान हो के बस सब कुछ देख रहे होते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे हो रहा है वो बहुत कम देखने को मिलता है। और पेचोन जून गो को कहता है, तू मेरे सामने बहुत ही बेकार से झूठ बोल रहा है। अगर तुझे सच में 5th फॉर्म आती तो अब तक तू मेरे ऊपर इस्तेमाल कर चुका होता। तू सोच रहा है मैंने अब तक उसे इस्तेमाल क्यों नहीं करा है ना? क्योंकि उसका एक रीजन है और वो है उसका बेकार सा नाम। ये कहते ही गो इतनी खतरनाक रफ्तार से पेचोन के ऊपर हमला करता है कि उसे रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता और हमें बस उसका एक कान हवा में उड़ता दिखाई देता है, जो कि मूनलाइट 5th शॉट टेक्निक से कटा है और गो को नहीं पता कि उसे ये क्या नाम दे। एक तरीके से महान किंग की महानता की बत्ती बना के गो ने उसके कटे हुए कान के अंदर दे दी होती है। मतलब जरा तुम इस महान किंग का रिएक्शन देखो। खुद को महान समझने वाले इस किंग ने तो सोचा भी नहीं होगा कि इसके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। इसलिए कहते हैं ज्यादा हवा
हवा में नहीं उड़ना चाहिए, वक्त सबका आता है और हर बाप से बड़ा एक बाप होता है जिसको हम दादाजी कहते हैं। तो खैर पेचॉन की हालत खराब हो चुकी होती है और गो कहता है मेरा मतलब तुझे 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स में से एक कहा जाता है और किसी बेकार से नाम वाली टेक्निक से मारा जाना तेरे लिए बहुत ही शर्मनाक हो सकता है। मैंने मूनलाइट फिफ्थ सॉर्ड किसी बहुत बड़े महान रीजन से नहीं बनाई थी, लेकिन उस दिन जब मैं उस चीज से मिला था तो वो नहीं था। उस वक्त अपनी जिंदगी में पहली बार मुझे किसी चीज में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े थे और उसके 1 घंटे बाद जो मुझे नतीजे मिले वो तेरे सामने हैं। वैसे मैंने भी पहले से कभी यूज नहीं करा, तो ठीक है बुड्ढे, अब बिना किसी देरी के पेश है गो किम स्टाइल मूनलाइट। ऑलराइट, चला देखते हैं तू 50 सॉर्ड स्टाइल मूनलाइट तक जिंदा रह पाता है या फिर नहीं। और मेरे हिसाब से गो का यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि वो और भी सॉर्ड स्टाइल्स यहाँ पे खुद से बना सकता है। मतलब सच में यार गो किम एक ऐसा बंदा है जिसको हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता और लुकिज्म के मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स में से ये बंदा एक है और आज ऑटोमेटिकली ये बात मेरा बोलने का मन कर गया। तो खैर गाइस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही, साथ में वीडियो को हाइप भी करना, क्योंकि जिस तरह की एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। ओके गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।